स्टूडेंट्स, हमने मोमेंटम के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लिया था, है ना, कि वहाँ पर जो मोमेंटम का डेफिनेशन क्या होता है उसके बारे में देखा, और मोमेंटम कब हमारा जीरो होता है और क्यों होता है, ये चीज़ हमको थोड़ा सा देखना है ना। उसके बाद हमें सेकेंड लॉ के बारे में स्टडी करना है ना, क्योंकि फर्स्ट लॉ के बारे में जिस तरह से इनर्शिया इंपॉर्टेंट था उसी तरह से मोमेंटम इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, हमने बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट की मोमेंटम जीरो कब होती है, या फिर सबसे पहले मोमेंटम होता क्या, इसको देख लेते हैं। मोमेंटम जीरो मतलब मोमेंटम होता क्या एक्चुअली में, हमने बताया था कि ये एक तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है किसी बॉडी का, है ना, जो कि मोशन में होता है, या फिर कोई ऑब्जेक्ट है ना, तो बोल सकते हैं कि मोमेंटम इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए बॉडी, है ना, और रिमेन्स कांस्टेंट, है ना, रिमेन्स कांस्टेंट एट द टाइम ऑफ मोशन। मोशन के समय क्या होता है, ये हमेशा कांस्टेंट होगा, है ना, कांस्टेंट ही रहेगा मोमेंटम का वैल्यू, या फिर क्या होगा, ये मोशन में रहेगा पूरे मोशन में, या फिर ये मतलब इसको जीरो करना है तो हमें क्या करना है वो तो हमें स्टडी करेंगे। लेकिन मोमेंटम किसी भी बॉडी का क्या होता है वो हमने देखा यहाँ पर कि किसी भी बॉडी का जो मोमेंटम होता है ना, वो एक्चुअली में होता क्या है। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि हमने इसका एसआई यूनिट भी देखा था, हमने मैं एक बार बता देता हूँ आपको कि हमने कैलकुलेशन किया था मोमेंटम का, और मोमेंटम का कैलकुलेशन क्या था, मोमेंटम का कैलकुलेशन था मास इनटू वेलोसिटी, यही था ना कैलकुलेशन ऑफ मोमेंटम। और हमने ये भी देखा था कि ये क्या है, इस तरह का वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये चीज़ भी हमने देखा था। इसकी जो डायरेक्शन होती है, पी की जो डायरेक्शन होगा, है ना, ये हमारा वही डायरेक्शन होगा जो उस ऑब्जेक्ट की क्या होगी, वेलोसिटी होगी। और हमने एसआई यूनिट भी देखा था, अभी भी मैं बता देता हूँ एसआई यूनिट, जो एसआई यूनिट की हम बात करते हैं, एसआई यूनिट क्या होगा, किलोग्राम, है ना, और मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, साथ में हमने डायमेंशन के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, इसकी डायमेंशन क्या होगी, और डायमेंशन इसकी हो जाती है एम, किलोग्राम है ना, उसके लिए एम, मीटर है ना लेंथ, और इसका क्या हो जाएगा टी का पावर -1, ये चीज होता है यहाँ पर। तो एम का पावर 1, एल का पावर 1, टी का पावर -1, ये इसका डायमेंशन होता है। किसी भी सिस्टम का मोमेंटम क्या होता है, मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ ए सिस्टम इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, या व्हाट विल बी द मोमेंटम फॉर्मूला ऑफ ए सिस्टम। तो कोई सिस्टम है, सपोज कर लो यहाँ पर हम एक सिस्टम लेते हैं, और ये सिस्टम है दो छोटे छोटे बॉडी से बना हुआ है, स्मॉल बॉडी, है ना, स्मॉल बॉडी है 1, और यहाँ पर बॉडी नंबर 2, इन दोनों से मिलके बना हुआ है, ये भी स्मॉल ही है। इसकी जो मास है m1 है, इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी जो m1 है मास, इसकी वेलोसिटी v2 है ना, और इसका जो मोमेंटम है वो p1 है, इसका मोमेंटम जो है p2 है। तो टोटल मोमेंटम की अगर हम बात करते हैं तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना होगा। यहाँ क्या हो सकता है, m1 v1 प्लस m2 v2, यही होगा ना, m1 v1 प्लस m2 v2। सो कैलकुलेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द calculating the first momentum of a first body, first momentum of the first smaller body, and second momentum of second body, है ना। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, मास ऑफ m1 इंटू v1, यहाँ पर m2 इंटू v2, दोनों को हमने क्या कर लिया, ऐड कर लिया, तो ये टोटल मोमेंटम होता है। अब एक एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं कि अगर हमारे पास क्या है एक्चुअली में, यहाँ पर गन है, गन हमारा सिस्टम हो गया ना, क्योंकि गन है और गन के साथ क्या होगा, उसके पास बुलेट होगा, गन में क्या होगा, बुलेट होगा। और जब गन से बुलेट को फायर करता है एक्चुअली में, तो क्या होता है, वहां पर बुलेट सामने की तरफ जाता है और गन पीछे की तरफ क्या करता है, फोर्स अप्लाई करता है। इसलिए तो शोल्डर पे रखते हैं, क्योंकि अगर यहाँ रखेंगे पीछे की तरफ फोर्स करेगा तो बुलेट पीछे से भी लग जाता है। अब तो टेक्नोलॉजी हाई हो गया है, तो यहाँ पर बहुत सारे सपोर्ट सिस्टम आ गया है ना, उसके बारे में हम स्टडी नहीं करेंगे, हम यहाँ देखेंगे। तो गन का अगर हमें निकालना है, गन बुलेट दोनों सिस्टम हो गया, तो गन का मास अगर हम लेते हैं यहाँ पर mg, और इसकी जो वेलोसिटी होगा उसको हम एज्यूम करते हैं vg, और बुलेट की अगर बात करते हैं तो बुलेट को ले लेते हैं इसकी वेलोसिटी vb, और इसका मास हो जाएगा mb। तो इसका जब हम निकालना है टोटल मोमेंटम, यानी pt निकालना है, तो pt क्या हो सकता है हमारा, है ना, mg vg प्लस vb इंटू mb, यानी मोमेंटम ऑफ बुलेट एंड मोमेंटम ऑफ गन को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, एंड दैट विल बी द फाइनल मोमेंटम ऑफ गन सिस्टम। गन सिस्टम का एग्जांपल मतलब ये हो सकता है। तो याद रखना, इस तरह से हम लोग इसका क्या करते हैं, किसी भी सिस्टम का मोमेंटम को हम कैलकुलेट करते हैं। अब हम बात करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एक्चुअली में क्या कहता है। अब हम
यहाँ तक आ चुके हैं कि हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन की हम स्टडी करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर सेकंड लॉ ऑफ मोशन एक्चुअली में होता क्या है ना। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एक्चुअली में हम देखना चाहते हैं, सपोज कर लो कि कोई बॉडी है ना, दो बॉडी हमने लिया, एक बॉडी का मोमेंटम है ना 5 सेकेंड में, 5 सेकेंड में क्या होगा, मोमेंटम इसका 0 हो गया। दूसरी बॉडी का मोमेंटम 10 सेकेंड में 0 हो रहा है, इसकी मोमेंटम भी 0 होगी। अब टेल मी वन थिंग कि कोई मेरे पास सिस्टम है ना, दो सिस्टम हमने लिया या दो बॉडी ले लिया, एक बॉडी का मोमेंटम मोशन में है तभी तो उसके पास मोमेंटम है, एक बॉडी का मोमेंटम 5 सेकंड में 0 हो गया, दूसरे बॉडी का मोमेंटम 10 सेकंड में 0 हो गया। हालांकि दोनों 0 हो रहा है, जो मेरा मेन टारगेट था दोनों को 0 करना, लेकिन एक में बहुत कम टाइम हमने दिया है ना, दूसरे में अधिक टाइम दिया, उसके कंपेरिजन में है ना अधिक टाइम दिया, तो दोनों 0 हो रहा है। एक्चुअली में ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा हम क्या दे रहे हैं दोनों सिस्टम को कि ये कम समय में हो रहा है, ये अधिक समय में हो रहा है। एक्चुअली में याद रखना, यहाँ पर आप एग्जांपल ले सकते हो, पहले के ब्रेक आता था ना, यहाँ ब्रेक लेने पर गाड़ियाँ कुछ दूर तक जाती थी, और अभी तो पावर ब्रेक आ गया है, वहीं अप्लाई करो वहीं पे 0 सडनली 0 हो जा रहा है वहाँ पर, है ना। तो अब एक्चुअली में क्या होता है यहाँ पर एक्चुअली में हम क्या दे रहे हैं, तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर विल बी फोर्स। क्या आप इसको अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अब फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तब फोर्स तो अप्लाई कर रहे हैं दोनों में, ये तो ठीक है, चलो फोर्स हमने अप्लाई किया, 5 सेकंड में ये इसका मोमेंटम 0 हो गया, और इसका मोमेंटम 10 सेकंड में 0 हुआ, तो एक का 5 सेकंड हुआ, एक का है ना 10 सेकंड में 0 हुआ। अब यहाँ पर एक टर्म और हमें देखना है कि एक 5 सेकंड में 10 सेकंड तो हो रहा है, तो हमने फोर्स अप्लाई किया, ठीक है कोई बात नहीं है। तो एक बात याद रखो, सामने से अगर कोई साइकिल आ रही है उसको हमें रोकना है, तो हमने क्या किया, उस पर फोर्स अप्लाई किया है ना, वो रुक गई, ठीक है, हैंडल को पकड़ा तो रुक गई। और सामने से बहुत ही अच्छा खासा मोमेंटम के साथ कोई ऑब्जेक्ट आ रही है, उसको रोकना है, हम क्या करेंगे, हमारे पास अधिक पावर होना चाहिए, अधिक फोर्स होना चाहिए, जो हम उसको अप्लाई करेंगे। तो अधिक फोर्स अप्लाई करना है, अगर मोमेंटम उसका ज़्यादा है तो क्या होगा, अधिक फोर्स हमने अप्लाई किया। या फिर ऐसे ले लो, सेम मोमेंटम है, अगर हमने थोड़ा सा फोर्स अप्लाई किया और रुक गई, है ना, और हमने थोड़ा सा फोर्स अप्लाई किया और रुक गई, और उसने 2 सेकंड ले लिया रोकने में, ठीक है, मतलब हमने ले लिया। और दूसरा साइकिल जो आ रही है ना, उसको हमने रोकने में अधिक फोर्स अप्लाई किया और वो 1 सेकंड में रुक गई, तो हमने क्या देखा यहाँ पर, उसमें मैग्नीट्यूड जो होता है ना फोर्स का, उसमें हमने हेवी चीज़ दिया और इसमें थोड़ा सा लाइट चीज़ दिया। तो जो भी फोर्स है हमारा, इस तरह इसके अकॉर्डिंग ही हमारा 2 तरह हो सकता है, एक हो सकता है स्ट्रॉन्ग फोर्स और दूसरा हो सकता है वीक फोर्स, है ना। तो स्ट्रॉन्ग फोर्स में एक्चुअली में हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये क्या करता है, ये स्ट्रॉन्ग फोर्स हमारा मोमेंटम को बहुत जल्दी 0 कर लेगा, यानी लेस टाइम में ये मोमेंटम को 0 कर लेगा। और यहाँ पर वीक फोर्स है ना, तो यहाँ पर मोर टाइम लगेगा, वी नीड मोर टाइम टू स्टॉप और मेक एन ऑब्जेक्ट, मेक अ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इक्वल टू 0, ठीक है। इसके अकॉर्डिंगली हमने देखा यहाँ पर कि एक्चुअली में यहाँ पर क्या होता है। अब एक चीज और देखना है कि यहाँ पर बड़ा कुछ हम अप्लाई कर रहे हैं, बड़ा क्या है हमारा, फोर्स है, यहाँ छोटा चीज अप्लाई कर रहे हैं, छोटा क्या है, फोर्स है, दोनों फोर्स ही है हमारा, है ना। तो दोनों हमने अप्लाई किया। एग्जाम्पल एक लेते हैं, एक मोटरसाइकिल है जो 100 सीसी का है, 100 सीसी, और हमने फुल एक्सेलरेटर दे दिया और उसको मोमेंटम को 0 करना है। हमने देखा उसका मोमेंटम 0 करने में हमको 90 सेकेंड का टाइम लगता है। दूसरा हमारे पास 250 सीसी का बाइक है, इसको हमने फुल एक्सेलरेटर दे दिया और इसको 0 करने में, मतलब मोमेंटम को 0 करने में हमको मात्र 10 सेकंड का टाइम लगता है। एक बात याद रखना, ये छोटा टाइम है ना, छोटा टाइम है, इससे मतलब तो है, लेकिन ये तो हमारा मोमेंटम को बताता है ना, लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्या बता रहा है, एक्चुअली में 10 सेकंड टाइम है, यहाँ 90 सेकंड टाइम है, इसमें हमें ज़्यादा फोर्स चाहिए, यानी यहाँ पर जो होगा हमारा स्ट्रॉन्ग फोर्स अप्लाई हो रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है, वीक फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो हमने एग्जांपल देखा कि स्ट्रॉन्ग फोर्स और वीक फोर्स में क्या होता है। तो एक ओवरऑल बात ये है कि सेकंड लॉ हमारा जो बताता है कि मतलब चेंज इन मोमेंटम जो हो रहा है ना, कितना सडन हो रहा है ना। यहाँ ग्रेजुअली हो रहा है, मतलब यहाँ पर यहाँ ग्रेजुअली हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, सडनली हो रहा है। यही डिफरेंस है दोनों में।
तो हमें अधिक फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन एक्चुअली में इसका स्टेटमेंट क्या कहता है। हमने तो देख लिया यहाँ पर, है ना, कि ये चीज़ हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर क्या हो रहा है उस चीज़ को हमें देखना है ना। यानी जो स्टेटमेंट है हमारा वो क्या कहता है। स्टेटमेंट हमारा है एक चीज हम यहाँ देखते हैं, थोड़ा सा देख लें, हमारा सब सिचुएशन तो सही है इधर का। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना, इज directly proportional to the applied force। ये कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना, तो हम मोमेंट है यूएम हमने यहाँ ऐड किया है, ठीक है। मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। अब यहाँ पर एक एग्जांपल हम लेते हैं। एग्जांपल क्या हो सकता है, हमारा एक बॉडी है, इसकी जो मास है ना, वो क्या है एक्चुअली में यहाँ पर m है ना, और इन t सेकेंड में इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, v1 हो जाती है ना। इसका मोमेंटम क्या होगा, mv1। नाउ अब क्या होता है, अ फोर्स इज अप्लाइड, यहाँ पर एक फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स इज अप्लाइड है ना। फोर्स अप्लाई करते हैं यहाँ पर, इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाता है, v2 हो जाता है। मास तो सेम रहेगा, मास कभी चेंज नहीं होता है ना। और यहाँ पर ये चीज़ हो गया, तो इसका मोमेंटम अब क्या होगा, p2 हो जाएगा, है ना। तो p2 हम कैलकुलेट करते हैं, क्या हो सकता है यहाँ, सॉरी p2 नहीं, यहाँ हम क्या मतलब ये करेंगे चेंज इन मोमेंटम, है ना। तो चेंज इन मोमेंटम को हम डेल से डिनोट करते हैं। हालांकि मैं मेंशन कर देता हूँ एक बार, फर्स्ट टाइम है ना आप लोगों का। चेंज इन मोमेंटम को हम लोग डेल पी से डिनोट करते हैं। एक्चुअली में क्या हो जाएगा, p2 माइनस p1। तो p2 हमारा क्या है, m, v2 माइनस m v1। m को हम कॉमन ले लेते हैं, v2 माइनस v1, है ना। और हमने पढ़ा है ना, उसमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में, है ना, कि एक्चुअली में अगर हमारा v2 है इज इक्वल टू v1 प्लस at, हमने ये स्टडी किया है। तो यहाँ पर अगर हम टाइम का फॉर्मूला निकालते हैं, एक्चुअली में ये क्या हो जाएगा, v2 माइनस v1 अपॉन एक्सेलरेशन। ये हो सकता है अगर हमें एक्सेलरेशन का ही फॉर्मूला निकालना हो तो एक्सेलरेशन यहाँ आएगा, टाइम यहाँ आएगा, ठीक है। ये चीज़ हमें पता है। अब एक चीज़ देखना है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम हो गया इन t सेकेंड, यहाँ पर ये तो हो गया, ठीक है। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ कर लें इसको, रेट ऑफ चेंज, है ना, इन t सेकेंड ये है ना। अब करेंगे इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कैलकुलेट करते हैं m v2 माइनस v1 अपॉन, है ना, क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम कैलकुलेट करके क्या लिख सकते हैं, मास, और इसके बदले क्या लिखेंगे, वहाँ पर हमने क्या दिया है, एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन हो गया। अब यहाँ से हम जो इसको देखेंगे, बहुत ज़बरदस्त वाली चीज़ें है, यहाँ समझने वाली चीज़ें है। ये तो हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया। अब जो स्टेटमेंट कहता है उसके बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं कि स्टेटमेंट हमारा एक्चुअली में क्या कहता है। यहाँ तो आप लोगों ने कर लिया होगा, उम्मीद है। अब यहाँ इसका जो स्पेशल चीज़ें बताती है वो क्या बताती है कि फोर्स जो हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो हम यहाँ मेंशन करेंगे मास इनटू एक्सेलरेशन। और जब यहाँ प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल को रिमूव करते हैं तो मैथमेटिक्स का जो रूल होता है उसके अकॉर्डिंगली हम क्या हो सकता है, यहाँ एक कांस्टेंट ऐड करना होगा, k इंटू एम इंटू ए, है ना, ये हो गया। अब हमें यहाँ k का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो k के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए
हमें क्या करना होगा कि मैं ऐसा चीज़ करना होगा कि जिससे मेरा फोर्स का जो डेफिनेशन हमें बनानी होगी, फोर्स का डेफिनेशन हमें 1 न्यूटन बनानी है ना। तो फोर्स का डेफिनेशन 1 न्यूटन कैसे होगा, है ना, कि किसी बॉडी का जो मास है अगर 1 kg हो जाए, है ना, और जब उसमें फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, है ना, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसी बॉडी का, तो इतना फोर्स हम अप्लाई करें उसमें, है ना, कितना फोर्स हम अप्लाई करें उसके एक्सेलरेशन हमारा क्या हो जाए 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाए, है ना। जब ऐसा हो रहा है तो फोर्स का वैल्यू क्या होगा 1 न्यूटन हो रहा है। अब यहाँ पर जो कैलकुलेशन होगा तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये सारे वैल्यू जो 1 हो गया ना, तो के का वैल्यू क्या होगा 1 होगा। तो यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट करके अगर लिखते हैं m इंटू ए होगा। अब एक चीज़ और है यहाँ पर, है ना, हम देख रहे हैं कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन हो गया। एक्चुअली में यहाँ फोर्स क्या बताता है ना, ये इन्फॉर्मेशन देता है किसके बारे में, क्वांटिटी ऑफ फोर्स के बारे में, कि कितना फोर्स हमें अप्लाई करना होगा, है ना, क्वांटिटी ऑफ फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज करने हेतु। ठीक है, तो याद रखना एक चीज यहाँ पर वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो चीज हमारा क्या है एक्चुअली में कि फोर्स की डेफिनेशन हम इस तरह से इसमें बनाए हैं, है ना, कि जिससे इसका एक्सेलरेशन क्या आ जाए 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाए। तो फोर्स का डेफिनेशन हमको 1 न्यूटन बनाने के लिए हमें एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर चाहिए, तो हमें मास भी क्या लेना होगा 1 kg लेना होगा। If I make a formula, a definition of force is equal to 1 Newton, then I have to make the acceleration of that object is equal to 1 meter per second square, and because it is having the mass of 1 kg, okay, and if I substitute these values in this equation, then what will happen? We will get the answer of k is equal to 1, and if this value of k is substituting in this formula, then we get the final formula of force is equal to the product of mass and acceleration. तो याद रखना कभी भी हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की जो बातें होती है, तो हमारे स्टूडेंट जो होते हैं ज्यादातर बोल देते हैं कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, बट दिस इज नॉट ए सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ फोर्स, हाउ मच फोर्स इज अप्लाइड टू मेक एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स मोमेंटम और इट्स स्टेट फ्रॉम रेस्ट टू मोशन, फ्रॉम मोशन टू रेस्ट, व्हाटएवर, ओके। बट इफ वी टॉक अबाउट द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज टेल्स that the rate of change of momentum of a body is directly proportional to the applied force, and this is the second law of motion. This is not the second law of motion of an object, second law of motion which is given by the Isaac Newton, F is equal to mass into acceleration. This is the derivation, this is the formula, this is the only calculation formula, okay. I have just calculated this, and Newton has given this formula because we require to know how much force is applied. For calculation purpose this is important, okay. But if we talk about only second law of motion of statement, then what will happen, the statement is like that: rate of change of momentum of a body is directly proportional to, if of a body अगर नहीं भी लिखते हो तो चलेगा क्योंकि किसी की बॉडी की ही बात कर रहे हैं, the rate of change of momentum is directly proportional to the applied force, okay. So ये चीजें होती है। एक सेकेंड, अब हम यहाँ बात करते हैं, एक छोटा सा टर्म है ना, वो है इम्पल्स। इम्पल्स होता क्या है एक्चुअली में, तो एक बात याद रखना, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। कोई मोटरसाइकिल आई, सपोज करो तुम खड़े हो, मोटरसाइकिल आई, उस मोटरसाइकिल ने आपके पैर का जो ये होता है ना, टखना होता है ऊपर वाला, जैसे यहाँ से तो पैर स्टार्ट हो जाएगा, ये आगे वाला पोर्शन हो गया पैर का, उस पर बाइक का जो व्हील होता है ना उसने चढ़ाया और निकल गया। दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, एक मोटरसाइकिल आई, उन लाया आपके पैर के ऊपर, ला करके वहाँ रख दिया। टेल मी वन थिंग, किसमें ज़्यादा चोट लगेगा आपको, ज़्यादा दर्द किसमें होगा? पहले वाले केस में जब बाइक आई आपके टखने पे पड़ी और पड़ के निकल गई कुछ टाइम के लिए, या फिर दूसरे केस में जब मोटरसाइकिल आई मोशन में और उसने आपके टखने के ऊपर ही ब्रेक ले लिया और वहीं पे बैठ गया। सीधा सा आंसर है, सेकंड वाले केस में ज़्यादा दर्द होगा, है ना, और फर्स्ट वाले केस में कम होगा। या फिर एक और एग्जांपल ले लो, और जो होता है ना सैंडल होता है, सैंडल का जो व्हील होता है लड़कियों का, है ना, कोई गर्ल्स आ रही है, उसका जो व्हील का जो मतलब नीचे वाला होता है ना पोर्शन, नीचे वाला, है ना,
व्हील जिसको बोलते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, जो भी हील है व्हील जो भी हो, है ना, वो जो होता है, जो उसका शोल होता है, वो उसने आपके टखने को ऊपर रख दिया, सडनली रखा, जैसे रखा तो सारा फोर्स सडन टाइम के लिए लगाया। या फिर दूसरे केस में कोई आई और पैर वहीं पर रख के वहीं पर बस इस तरह से रखी हुई है और ऐसे ऐसे कर रही है, या फिर ऐसे रखी हुई है बस, तो जब ज़्यादा टाइम के लिए रखेगी तो ज़्यादा पेन होगा, और शॉर्ट टाइम के लिए रख रही है तो हल्का सा वहाँ पेन होगा। तो इम्पल्स भी हमारा वही है कि कहता है कि बहुत ज़्यादा फोर्स अगर अप्लाई करते हो, है ना, फॉर वेरी स्मॉल टाइम, है ना, तो क्या होता है, वहाँ इम्पल्स क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होगा वहाँ पर? इम्पल्स क्रिएट होगा। तो डेफिनेशन क्या होगा? अ लार्ज फोर्स इज अप्लाइड, अ लार्ज फोर्स इज अप्लाइड, है ना, ऑन एन ऑब्जेक्ट भी कर सकते हो, ऑन एन ऑब्जेक्ट फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम। क्या होगा? वेरी स्मॉल टाइम के लिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो सकता है? क्रिएट्स इम्पल्स। क्या क्रिएट करेगा ये? इम्पल्स को क्रिएट करता है। तो हमने बताया था कि मोटरसाइकिल का जो चक्का होगा ना, जितना देर तक रहेगा उतना क्या होगा? अधिक तुम्हें पेन देगा। और अगर शॉर्ट टाइम के लिए आता है तो वहां पर क्या होगा? कम पेन देगा। एक बात याद रखना, यहाँ पर एक समय है, मतलब एक चीज है कि यहाँ इस केस में दोनों एग्जाम्पल जो हमने दिया था, चाहे वो सैंडल वाला लो या मोटरसाइकिल वाला लो, दोनों केस में हमने दो केस बताया था दोनों एग्जाम्पल में। तो कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है दोनों चीज़ों में? तो हमने देखा कि फोर्स तो दोनों में अप्लाई कर रहे हैं, है ना, फोर्स में कोई ये नहीं है, फोर्स उतना ही अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ड्यूरेशन ज़्यादा है, ड्यूरेशन का गैप है, इधर उधर है, एक में ज़्यादा टाइम के लिए, एक में कम टाइम के लिए। तो वहाँ पर जो फिजिकल क्वांटिटी है, मैं यहाँ पीसी लिखता हूँ, फिजिकल क्वांटिटी है ना, PQ, ये क्या है? टाइम है। यहाँ फिजिकल क्वांटिटी क्या है? टाइम है। टाइम कहीं सिर्फ इधर उधर है, अदरवाइज यह फिजिकल क्वांटिटी है। तो इसका जो एक बात याद रखना। अब यहाँ पर मैं एक बात बताता हूँ आपको। फोर्स नहीं होता है, क्योंकि आप फोर्स इसको नहीं बोल सकते हो, फोर्स बोल देते हर टाइम के लिए। इसके ग्राफ से आपको समझ में आएगा, जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना तब आपको क्लियर होगा। ये यहाँ पर हमने लिख दिया, हमने ग्राफ ड्रॉ किया यहाँ पर फोर्स वर्सेस टाइम। तो यहाँ पर हमने यहाँ क्या ले लिया? फोर्स ले लिया, और यहाँ पर टाइम ले लिया। अब बताओ, मोटरसाइकिल का जो चक्का होगा, ऐसा थोड़ी है कि आते आते तुम्हारे पैर पे चला गया होगा। पैर का जो टखना है ना, सबसे पहले धीरे से यहाँ पर अटैक किया होगा, पहले धीरे धीरे बीच में आया होगा, तो पहले स्लो वाला फोर्स अप्लाई किया होगा, तो उसका जो ड्यूरेशन बनेगा एक्चुअली में धीरे धीरे, मैं दूसरा वाला यूज करता हूं, ऐसा कुछ होगा। और यहाँ पर मैक्सिमम फोर्स अप्लाई हो रहा है ना, ये वाला क्या होगा? टाइम हो गया, और यही फोर्स है एक्चुअली में। तो यहाँ क्या हो रहा है? फोर्स अप्लाई हो रहा है मोर, और यहाँ पर क्या होगा? लेस। और जब वहां से निकल रहा है ना, टखने से नीचे उतर रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है ना, तो वहां भी फोर्स क्या होगा? लेस। आपको पेन ज्यादा कब होगा? जब उसने फोर्स अप्लाई किया, मोर फोर्स अप्लाई आपने किया, तो वहां पर पेन क्या होगा? ज्यादा होगा, है ना। और एक चीज और याद रखना, इम्पल्स को हम आई से डिनोट करते हैं, फोर्स नहीं है। अब आई फोर्स का मतलब मैं फोर्स नहीं हूं, ये मत समझना। यहाँ पर ये याद रखना, मैं हिंदी में लिख देता हूँ, है ना। इम्पल्स जो होता है ना, ये एक्चुअली में, है ना, क्या होता है? फोर्स नहीं होता है, ठीक है, याद रखना, ऐसा नहीं होता है। और फोर्स का जो कैलकुलेशन होता है ना एक्चुअली में, वो हमारा, मतलब फोर्स का नहीं, इम्पल्स का, सॉरी, ये क्या होगा? फोर्स इनटू टाइम, ये इसका कैलकुलेशन होता है, यही इम्पल्स का फॉर्मूला होता है। तो अब यहाँ पर एक चीज और है, जो इस तरह का फोर्स अप्लाई करता है, लेस है, यहाँ पर लेस है, यहाँ पर मोर है, तो शॉर्ट टाइम के लिए अधिक फोर्स का एप्लीकेशन हो रहा है। तो ऐसे फोर्स को क्या बोलते हैं? ऐसे फोर्स को हम क्या बोलते हैं? इम्पल्सिव फोर्स। क्या होता है ये? इम्पल्सिव फोर्स होता है। ऐसे फोर्स को इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं, जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अप्लाई होता है। पहले तो थोड़ा सा फोर्स एक पर्टिकुलर टाइम पर जब गया, मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ा, तो वहां पर बहुत अधिक फोर्स कहते हैं। तो इसका जो ग्राफ होता है वो हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना। ओके, थैंक यू।